आजादी से पहले और आजादी के बाद भी बिहार की सियासत में एक से बढ़कर एक सुरमा हुए। किसी भी तरह का आंदोलन हो, बिहार ने अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। नतीजा एक से बढ़कर एक सितारे सियासत के फलक में सामने आए। लेकिन बिहार के राजनीतिक आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले सितारे का नाम था कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जैसे साधारण पृष्ठभूमि की शख्सियत का सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना अपने आप में एक बड़ी घटना थी। जनता के आवे तारीख 22 दिसंबर 1970। वैसे तो ये तारीख सर्दियों की एक आम सुबह थी, लेकिन इस दिन पटना में जो होने वाला था वह ऐतिहासिक था। केवल बिहार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। देश की सियासत का ऐतिहासिक पल। बिहार की सियासत में 22 दिसंबर 1970 को वो होने जा रहा था जिसके लिए सदियों से संघर्ष किया जा रहा था। शोषित और वंचित समाज को उनका नेतृत्व मिल रहा था। मैं कर्पूरी ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार। आज मैं आपको एक जननायक, समाजवाद के सारथी और सामाजिक न्याय के प्रखर प्रहरी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर के बारे में, उनके जीवन वृत्तांतों के बारे में और उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो सन 1952 में पहली बार विधायक बनने से लेकर के अपने मृत्यु पर्यंत कभी विधानसभा का चुनाव नहीं हारे, जो 2 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जो 1 बार बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के शिष्य रहे, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी के गुरु रहे और जब सन 1988 में उन्होंने इस संसार से महाप्रयाण किया तो उनके नाम पर संपत्ति के नाम पर उनके पास अपने गांव का एक पैतृक मकान था। इसके अलावा उन्होंने अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं बनाई। श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के एक पिटौझिया ग्राम में हुआ था, जो कि ब्रिटिश भारत में बिहार उड़ीसा प्रोविंस का एक हिस्सा हुआ करता था। बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थे। नाई परिवार में जन्मे थे। पढ़ाई लिखाई के बाद उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी कर ली, लेकिन इसी बीच भारत में अंग्रेजों के खिलाफ देश का स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा जा रहा था और वो उस स्वतंत्रता आंदोलन में भी कूदे और जिसमें उन्हें सरकार ने गिरफ्तार किया था और लगभग 2 सालों तक वो जेल में रहे थे। कर्पूरी ठाकुर जिस नाई समाज से बिलोंग करते थे बिहार में, चूँकि सामाजिक विभाजन जो सोशल फ्रैक्शन था वो काफ़ी तेज था, काफ़ी ज़्यादा था। इस कारण बचपन से ही उनको इस सामाजिक भेदभाव का और इस सामाजिक जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका उनको आभास होना शुरू हो गया था। एक किस्सा उनके जीवन को जानने वाले लोग बताते हैं कि जब वो प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास हुए तो अपने पिताजी को बताया उन्होंने कि मैं प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास हो गया हूँ। तो उस गांव के जमींदार के पास उनको आशीर्वाद दिलाने के लिए ले गए थे। तो उन्होंने उस जमींदार ने उनको कहा था कि मैट्रिक पास हो गए फर्स्ट क्लास से तो बहुत अच्छी बात है, अब चलो बैठ करके मेरा पैर दबाओ, मेरा गोड़ दबाओ। गांव की भाषा में उन्होंने कहा कि चलो मेरा गोड़ दबाओ। लेकिन ये शब्द कर्पूरी ठाकुर को बहुत चुभे थे और बाद में ये किसी को पता नहीं था कि जिस गोड़ दबाने की बात वहाँ पे की गई थी वो वही गोड़ उनका वही पैर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाएगा। स्वतंत्रता के बाद कर्पूरी ठाकुर
1952 में तेजपुर से पहली बार विधायक चुने गए सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पे। वो समाजवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके गुरु थे और सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार वो तेजपुर से विधायक चुने गए। उसके बाद लगातार वो समाजवादी विचारधारा और समाजवादी आंदोलन के लिए काम करते रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के निर्देशन और मार्गदर्शन में वो काम करते रहे और बिहार में समाज के जो पिछड़े, कमजोर, दलित और शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाने का काम करते रहे। सन 1967 में कांग्रेस के खिलाफ जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक समाजवाद का नारा दिया था, कई राज्यों में समाजवाद मिलीजुली सरकारें बनी। कांग्रेस कई राज्यों में सत्ता से बाहर हुई और उसी अवधि में बिहार में भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी और उस संवित सरकार में श्री महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार में कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने, जिनको कि शिक्षा मंत्रालय का काम दिया गया। कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा मंत्री रहते हुए एक महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने मैट्रिक विषय से अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। कर्पूरी ठाकुर गांव से जुड़े, जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। उनका ये मानना था कि ये शिक्षा एक सोशल डिवीज़न पैदा कर रही है। एक तरफ हमारे अंग्रेजी स्कूल, महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हैं जो सक्षम हैं और हर स्तर से वो आगे हैं। दूसरी तरफ हमारे गांव में पढ़ने वाले या ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जो कि अंग्रेजी भाषा के कारण मैट्रिक परीक्षा ही नहीं उत्तीर्ण कर पा रहे हैं। ऐसे लिए उनके आगे के अवसर, आगे के रास्ते भी उनके लिए बंद होते जा रहे हैं। क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में समझा जा सकता है कि किस स्तर पे समाज में गरीबी रही होगी, किस स्तर पे अज्ञानता रही होगी, इसको तत्कालीन संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है। कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक से अंग्रेजी की अनिवार्यता को हटा दिया। हालांकि अंग्रेजी का पेपर होता था, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि वो उसमें पास होना या अगर नहीं पास हुए तो उसके आधार पे उनकी मेरिट पे कोई फर्क पड़ता था। हालांकि उस समय कर्पूरी ठाकुर के इस निर्णय की बड़ी आलोचना लोगों ने करी और उस समय जो बच्चे पास हुआ करते थे उनको एक नया नाम दिया गया, कर्पूरी डिवीज़न। इसका मतलब था कि वो कर्पूरी ठाकुर की अनुकंपा से प्राप्त हुए हैं, पास हुए हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को इस बात का फर्क नहीं था, इस बात से कोई उनको फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो जानते थे कि समाज की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए उन्होंने आगे के रास्ते खोले हैं। सन 1970 में उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काम करने का मौका मिला। जैसा कि मैंने बताया कि वो संवित सरकारों का समय था, अस्थिरता थी, कई लोग मुख्यमंत्री बने, गिरे, हटे, राष्ट्रपति शासन लगा और उसके बाद दारोगा प्रसाद राय के बाद श्री कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन था, जिसमें नाई समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हुए। हालांकि उनका कार्यकाल भी पूरा मैनेजमेंट से ही भरा रहा और मंत्रियों को हटाते बढ़ाते कुल मिला जुला करके लगभग 5.5 महीने उनकी सरकार चली थी और इस 5.5 महीने की सरकार में लगभग आधा दर्जन बार मंत्रिपरिषद का उनको विस्तार करना पड़ा और कई बार तो ऐसी स्थितियां आ गई थी कि निर्दल विधायकों को मंत्री बनाने के लिए उनके नाम की लॉटरी निकालनी पड़ी और लॉटरी में जिसका नाम आया उसको उन्होंने मिनिस्टर बनाया। सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। लगभग 5.5 महीने के बाद कर्पूरी ठाकुर को पद से त्यागपत्र देना पड़ा और उसके बाद चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की सरकार की वापसी हुई। कर्पूरी ठाकुर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि समाजवाद के अगुआ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और संपूर्ण क्रांति के प्रणेता श्री जयप्रकाश नारायण के शिष्य थे, उनके अनुयायी थे। उनके
निर्देशों आदेशों पर चलने वाले व्यक्ति थे। तो उस समय जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन चल रहा था, संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन जो बिहार से शुरू हुआ था, वो उसमें सहयोगी बन गए, उनके साथ काम करने लगे। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी की घोषणा कर दी और बहुत सारे नेता जेलों में भर दिए गए, जेलों में बंद कर दिए गए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को पुलिस खोजती रही और कर्पूरी ठाकुर किसी भी दशा में पुलिस के हाथ नहीं आए और वो अपनी गतिविधियों को संचालित करते रहे। ऐसा बाद में माना गया कि शायद वो भारत से नेपाल चले गए थे, जहाँ से उन्होंने किसी न किसी रूप में उस आंदोलन की जीवंतता को बनाए रखी। इमरजेंसी के समाप्त होने के बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की। पूरे देश में आक्रोश का माहौल था और 1977 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को देश सहित कई सारे राज्यों में पराजय का सामना करना पड़ा और गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ। बिहार में भी जनता पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और बाकी स्थानीय दलों ने मिला करके बहुमत प्राप्त किया था। ये बिहार के नए परिसीमन के बाद का पहला चुनाव था जिसमें कांग्रेस की पराजय हुई थी और नेता चुनने की बात आई तो जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसमें दो धड़े बढ़ गए। एक धड़ा किसी दूसरे को बनाना चाहता था और दूसरा धड़ा जो पिछड़ी जातियों का था, पिछड़ी जातियों का था, दलित जातियों का था, वो कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। अंत में कर्पूरी ठाकुर के ही नाम पे सहमति बनी और कर्पूरी ठाकुर दोबारा से बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्पूरी ठाकुर का जो सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक फैसला था वो मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना था। मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए कर्पूरी ठाकुर ने सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण पिछड़ी जातियों के लिए कर दिया, जिसे दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग में यादव, कुर्मी और कुशवाहा जैसी जातियां थीं जो थोड़ा संपन्न थीं और दूसरे श्रेणी में जो मोस्ट बैकवर्ड और बाकी जातियां थीं उनको रखा गया। ये शायद देश के इतिहास में पहली बार पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान इसी बिहार राज्य में किया गया था, जिसके 12 साल बाद देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की कमीशन की सिफारिशों को लागू करते हुए पूरे देश में इस आरक्षण को लागू किया था। साथ ही इसी आयोग की अनुशंसा पर उन्होंने महिलाओं के लिए भी 3% आरक्षण किया था। कर्पूरी ठाकुर के इस निर्णय का विरोध हुआ और बहुत तेजी से विरोध हुआ। पार्टी के भीतर भी विरोध होना शुरू हो गया और पार्टी के बाहर भी विरोध होना शुरू हो गया। कांग्रेस जो उस समय विपक्ष की भूमिका में थी इस मामले को तूल देना शुरू कर दिया और अंत में ऐसी स्थिति में कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इस बार भी कर्पूरी ठाकुर अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, लेकिन जितनों दिनों तक वो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो बिहार जैसे राज्य में पिछड़ों के लिए, कमजोरों के लिए, वंचितों और शोषितों के लिए उन्होंने एक नए रास्ते खोले, एक नए दरवाजे खोले। चूंकि 1980 के समय में फिर से देश में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी केंद्र में वापसी कर चुकी थी और बहुत सारी सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी। वहाँ से फिर से चुनाव हुए और उस समय बिहार में भी कांग्रेस की सरकार बन गई और कर्पूरी ठाकुर अब विपक्ष की भूमिका में आ गए। विपक्ष नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो काम करते रहे और इसी बीच जब विभाजन होने लगा, जनता पार्टी और लोक दल आपस में इतना फ्रैक्शन हो गया था कि विभाजन होने लगा, तो वो चौधरी चरण सिंह के संपर्क में आ गए थे और उनके भारतीय क्रांति दल में शामिल होकर के राजनीति करने लगे थे। लगातार वो जनता के मुद्दों को, जनता के समस्याओं को, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को की आवाज़ को उठाने का काम करते रहे। लेकिन इसी बीच सन 1988 में
62 वर्ष की आयु में एक दिन अचानक उनको हार्ट अटैक आया और जब तक उनको अस्पताल ले जाया जाता तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कर्पूरी ठाकुर को जानने वाले लोग उनके जीवन से जुड़े बहुत सारे किस्सों के बारे में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में रहा और उसने व्यक्तिगत संपत्ति के नाम पे कुछ नहीं बनाया। जब वो उनका देहांत हुआ तो उनके नाम, जैसा कि मैंने बताया कि संपत्ति के नाम पे उनके जो गांव की पैतृक खपरेल का मकान था बस वही उनके नाम था। उसके अलावा उन्होंने न कहीं पटना में या न किसी शहर में न कहीं कोई ज़मीन ली, न कोई गाड़ी ली और न कोई उन्होंने अपनी निजी संपत्ति बनाई। एक बार उनकी सरकार में एक मिनिस्टर थे, उन्होंने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप राजनीति में इतनी सादगी का जीवन जी रहे हैं, कहीं घर बनवा लीजिए, नहीं तो बाल बच्चा आपका कहाँ रहेगा। तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि गांव में रहेगा, गांव में जो घर है उसी में रहेगा और मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। कर्पूरी ठाकुर के सादगी के बहुत सारे किस्से चर्चित रहे हैं। वो बड़ा ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। एक बार का किस्सा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन था और उस जन्मदिन कार्यक्रम में सारे बड़े बड़े नेता आए हुए थे। कर्पूरी ठाकुर साहब भी उसमें थे और उन्होंने जो अपना कुर्ता पैजामा पहन रखा था वो वही पुराना कुर्ता पैजामा जिसको पहनते हैं वही पहना था। तो उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी थे। चंद्रशेखर जी ने लोगों से कहा कि भाई आज जो है सब लोग मिल करके कर्पूरी ठाकुर कुर्ता फंड में कुछ पैसे दान करिए ताकि इनको दे दिया जाए और ये जो है उससे नया कुर्ता पैजामा बनवा लें, उससे नया कुर्ता पैजामा सिलवा लें। कर्पूरी ठाकुर चुपचाप बैठे रहे। चंद्रशेखर जी ने अपना दोनों हाथ फैला करके सारे नेताओं से, सारे विधायकों से चंदा मांगा और वो कुछ 100 रुपये चंदा जुटा लिया और वो ले जा करके कर्पूरी ठाकुर के पास लेकर के गए। उनसे कहा कि कर्पूरी जी ये लीजिए पैसा, ये आपके कुर्ता फंड का चंदा है और इसको किसी दूसरे कामों में उपयोग मत करिएगा, इससे आप नया कुर्ता पैजामा बनवा लीजिएगा। कर्पूरी ठाकुर उनको निर्विकार भाव से देखते रहे, हाथ फैला करके उनसे वो चंदे का पैसा ले लिया और उन्होंने कहा कि मैं इसे ले जा करके मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करूंगा, मुख्यमंत्री फंड में जमा करूंगा। और अंत में ले जा करके उन्होंने उस पैसे को मुख्यमंत्री फंड में ही जमा किया। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि राजनीति में कर्पूरी ठाकुर से सरल और ईमानदार नेता शायद ही कोई हुआ हो। एक बार जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके एक रिश्तेदार आए, उनके बहनोई थे। उन्होंने उनसे कहा कि नौकरी की सिफारिश की कि मेरी भी कहीं नौकरी लगवा दीजिए। तो कर्पूरी साहब ने अपनी जेब से 50 रुपये निकाल करके उनको दिया और कहा कि कैंची और उस्तरा खरीद लीजिए और अपना जो पैतृक और पुश्तैनी धंधा है उसे शुरू कर दीजिए। उनकी ईमानदारी के बहुत सारे किस्से हैं। जैसा कि लोग बताते हैं कि वास्तव में जो समाजवाद की परिभाषा थी, जो सामाजिक न्याय की परिभाषा थी, उन्होंने उसे साकार करने का काम किया। चूँकि उन्होंने समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के हित में फैसले लिए थे, इसलिए उनको आलोचना का भी शिकार होना पड़ा। जब मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को उन्होंने लागू किया था तो तमाम उनके प्रति अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी, अपमानजनक टिप्पणियाँ की गई थी। नारे लगाए गए थे कि कर्पूरी कर्पूरा गद्दी छोड़, उस्तरा पकड़, इस टाइप के कुछ उनके व्यक्तिगत उनको लेकर के उनके जीवन के बारे में नारे लगाए जा रहे थे। कर्पूरी ठाकुर ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का प्रयोग नहीं किया, अपने प्राधिकार का प्रयोग नहीं किया और न ही अपने जीवित रहते उन्होंने किसी परिवार के सदस्य के लिए कोई राजनीतिक स्थान निर्धारित किया। हालांकि बाद में उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर बिहार की राजनीति में आए और बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे। बिहार में उनकी मृत्यु के बाद, कर्पूरी ठाकुर का जब देहांत हुआ उसके बाद श्री लालू प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष बनाए गए
और उनकी विरासत को लेकर के अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अपना दावा प्रस्तुत किया गया। ये बात सत्य है कि आज बिहार में जो पिछड़ों की राजनीति हो रही है या समाज के कमज़ोर वर्गों के नाम पे जो राजनीति हो रही है, वो उसी कर्पूरी ठाकुर द्वारा शुरू किए गए एक सामाजिक चेतना का अंश है। चाहे उसके आधार पे लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के मसीहा होने का दावा करे, या लालू प्रसाद यादव अथवा नीतीश कुमार या और भी जो बहुत सारे नेता जो उस आंदोलन से निकले थे, वो उनकी विरासत पे काबिज होने का दावा भले ही करते रहें, लेकिन निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर इस समाज के एक ऐसे नेता थे, एक बिहार के ऐसे नेता थे जिन्हें की जननायक की उपाधि दी गई और वास्तव में वो इस उपाधि को दिए जाने के हकदार थे, इस उपाधि को दिए जाने के लायक थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।